हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज जो है लॉकडाउन सीरीज़ 4 है मैथ के, जिसमें मैथ के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो ये सीरीज़ जो है क्लास 9th और 11th दोनों स्टूडेंट के लिए होंगे, क्योंकि इस मैथ में जो है ऑल इन वन कह लीजिए कि सारे सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चन मिक्स होंगे और मॉडरेट लेवल होंगे, जो कि क्लास 9th के भी सिलेबस में होते हैं वो, और 11th में भी जो होते हैं वो क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो आप दोनों क्लासेस काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और CHS के लिए होगा, जो भी स्टूडेंट्स इस बार क्लास 9th और 11th के लिए अप्लाई किए हैं 2020 के लिए एंट्रेंस के लिए, उनके लिए वीडियो है। और एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। काफ़ी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ के अपना प्रिपरेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो 11th 12th और हिंदी, ये सब सब्जेक्ट अच्छे से हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो आप हमसे जुड़ के अपना प्रिपरेशन असेस करिए। हमारा चैनल नॉलेज पॉइंट है। तो काफ़ी हम लॉकडाउन सीरीज़ 1, 2, 3 भी बना चुके हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम अपने पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि प्रॉफिट लॉस से है। तो देखिए हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में है, जिससे आपको काफ़ी ईजिली आप समझ पाएंगे। देखिए क्वेश्चन हो जाता है, पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 में एक चाय का सेट बेचा। मतलब एक व्यक्ति ने 3420 रुपये में चाय का पूरा सेट बेचा, जो लागत कीमत से, मतलब लागत कीमत यहाँ पे देखिए CP के लिए कह रहा है, ठीक है। लागत कीमत जिससे 43% कम था, इस पर 10% लाभ प्राप्त हेतु विक्रेता को सेट रुपीज़ डैश से अधिक बेचना चाहिए था। तो यही पूछ रहा है कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे सेट को कितने रुपए अधिक में बेचना चाहिए था। तो ये आपको बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। देखिए प्रॉफिट लॉस आज तक आप लोगों ने जो है बेसिक मेथड से पढ़ा होगा, फार्मूलेस पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा आपको ट्रिकी मेथड पढ़ाऊँगा, जो कह सकते हैं आमचाल बोलचाल भाषा में डब्बा मेथड भी कह सकते हो। तो देखिए कैसे हम पढ़ेंगे। जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो पहले हम क्या करेंगे, ऐसे पहले तुरंत पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे CP, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस लिख लेंगे। P/L का मतलब प्रॉफिट लॉस हो गया, और यहाँ पे हम SP लिख लेंगे, ठीक। SP का मतलब सेलिंग प्राइस, CP कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट लॉस। तो एक चीज़ हमेशा जान जाइए कि हमेशा जो है एरो जो है, जो मैं पढ़ाऊँगा उससे पहले ये चीज़ बता दे रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन में आपको इस चीज़ की कोई डाउट ना हो, ठीक है। जब भी क्वेश्चन हमेशा जो है CP से SP की साइड जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा सीधा नियम होगा, और अगर उल्टा जाएगा तो ये वाला भी कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या होगा, अगर देखिए CP के साइड से अगर सीधे डायरेक्शन में जाएगा, अगर मान लीजिए 100 रुपये दिया गया है कि CP का प्राइस जो है 100 रुपये है और 10% की प्रॉफिट हो रही है, ठीक, 10% की प्रॉफिट हो रही है, तो SP पूछ रहा है, तो मतलब हम सीधे डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब SP से हमेशा CP साइड जाते हैं। तो जो भी प्रॉफिट होता है वो प्लस माइनस जो है हमेशा नॉमिनेटर में होगा। मतलब क्या कहने का मतलब कि 100 कहने का ये मतलब हुआ, कहने का ये देखिए मतलब हुआ कि 100 गुणे जो प्रॉफिट होता है तो हमेशा 100 में प्लस करते हैं, तो 110/100 होगा, ठीक। ऐसे लिखेंगे। अगर CP से SP के साइड अगर हम जा रहे हैं तो प्लस माइनस जो होगा, प्लस माइनस जो होगा वो हमेशा नॉमिनेटर में होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक। जब हम सीधे साइड चलेंगे, CP से SP साइड चलेंगे। अगर यहीं पे अगर ये दिया हो, अगर यहीं पे ये दिया गया हो, अगर ये दिया हो कि SP 100 रुपये का है, SP दिया गया है और 10% की प्रॉफिट हो रही है, तो CP क्या होगा। तो अब देखिए हमको SP दिया गया है, हमको CP फाइंड करना है, तो हमको उल्टा चलना पड़ेगा। तो जब भी हम उल्टा चलेंगे, SP से CP साइड चलेंगे, तो जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो हम डिनोमिनेटर में करेंगे। मतलब कहने का सेंस ये है कि 100 इंटू प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में प्लस करेंगे, तो 100 इंटू 100 अपॉन जो प्रॉफिट लॉस होगा वो डिनोमिनेटर में करेंगे, मतलब 110। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब आप, यही मैं समझाना आपको चाह रहा था यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि CP से अगर SP साइड जाएंगे तो प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो नॉमिनेटर में होगा। अगर SP से CP साइड जाएंगे, उल्टा जाएंगे, तो प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो डिनोमिनेटर में हो। बस हम आपको यही समझाना चाहते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसी तरह यूज़ करेंगे। देखिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम।
तो देखिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लेते हैं। पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए व्यक्ति ने जो है व्यक्ति ने 3420 में एक चाय का सेट बेचा। मतलब बेच रहा है, मतलब एसपी है, तो मतलब जहाँ एस जो जैसा बोले बस वैसा हमको कर देना है। देखिए बेच रहा है तो एसपी के नीचे हमने क्या लिख दिया, 3420 रुपये सेट बेचा है। तो लागत कीमत से 43% कम था कि ये मतलब हो गया कि उसको 43% का लॉस हुआ है। लागत कीमत का मतलब सीपी से 43% कम था, इसका मतलब उसे 43% का लॉस हुआ है। तो अब हम देखिए, हम एसपी हमको पता है, प्रॉफिट लॉस में हमको लॉस पता है, तो अब सीपी हम इजीली निकाल लेंगे। तो हमने बताया था कि हमेशा उल्टा हम चलते हैं, जब उल्टा चलेंगे तो प्रॉफिट लॉस जो नीचे होगा डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है। तो अब देखिए इजीली हम इसको कर लेंगे। तो हमको जो है सीपी निकालने के लिए 3420 गुणे 100 बटा ये जब लॉस होता है तो 100 से माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 57, ठीक। अब देखिए इसको हम काटेंगे 57 से, तो देखिए जीरो को इसमें से जो है जीरो को इग्नोर कर दीजिए, बचा 342। अब देखिए कैसे पता करेंगे, 7 6 42 होता है, मतलब लास्ट का जो 42 है वो कट रहा है। इसका मतलब 6 बार में जो है 342 कट जाएगा 57 से 6 बार में, तो 6 हो गया, एक जीरो इसमें बचा हुआ था। और जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मतलब 6000 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया कि जो हमारा सीपी था वो टोटल 6000 था, मिल गया हमको, ये पता चल गया। अब कह रहा है कि इस पर 10% लाभ प्राप्त हेतु विक्रेता को सेट 10 रुपये अधिक में बेचना चाहिए था। तो अगर कह रहा है कि इस पर 10% का लाभ चाहिए तो उस सेट को कितने रुपए में अधिक में बेचना चाहिए था। तो अब देखिए 10% का लाभ हम ऐसे निकालेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हमने उल्टा चला, अब हम ऐसे सीधा चलेंगे, क्योंकि अब हमको देखिए सीपी पता चल गया है। अब 10% प्रॉफिट करना है, तो प्रॉफिट करने के लिए हम क्या करेंगे, 6000। अब देखिए सीधा चल रहे हैं तो प्रॉफिट लॉस ऊपर होगा, 110 प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जुड़ जाएगा अपॉन 100, ठीक। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 छक्के 66 होता है, मतलब कितना हो गया, 6600। तो देखिए पहले बेच कितने में रहा था, 3400 रुपये में, अब कितने में बेच रहा है, 6600 में। तो बस यही कह रहा है कि 10% प्रॉफिट के लिए उसे कितने रुपए अधिक में बेचना चाहिए। तो इसके लिए बस क्या करेंगे, हम पहले वाले एसपी में से दूसरे वाले एसपी को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका आंसर निकालने के लिए हम 6600 में से जो है 3420 को घटा देंगे, ठीक। तो देखिए माइनस करने पर क्या आएगा, 0 0 हो जाएगा। अब वो 10 में से 2 गया, 8 बचा, और 5 में से 4 गया, 1 बचा, 6 में से 3 गया, 3 बचा। तो मतलब 3180 रुपये जो है यही अधिक में उसको बेचता, ठीक। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारे एग्ज़ाम के लिए। अब देखिए एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चन था, तो देखिए इसका आंसर नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, 3180 दिया गया। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है एक सेट को जो है पहले 3420 रुपये में बेचता है, जो कि लागत मूल्य से 43% कम था, मतलब उसे लॉस हुआ। तो इससे जो है हमेशा हमने बताया कि सीधा चलते हैं, लेकिन यहाँ पे तो पहले हमको एसपी पता चला, फिर लॉस पता चला, तो सीपी निकालने के लिए उल्टा जाएंगे, तो डिनोमिनेटर में प्लस माइनस जो भी होगा वो डिनोमिनेटर में होगा प्रॉफिट लॉस। तो उसी के हेल्प से जो है हमने जो है इसको फाइंड कर लिया, तो हमको मतलब पता चल गया सीपी। अब कह रहा है कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस जो है सेट को कितने रुपए अधिक में बेचना चाहिए था। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, सीपी हमको पता चल गया, अब 10% हम उसमें प्रॉफिट करवा दिए, तो हमको जो है जो दोबारा 10% प्रॉफिट करने के बाद जो है हमको सेट का उसका जो है टी सेट का मूल्य पता चला गया। तो अब हमको इसका डिफरेंस निकाल के हमको ये पता चल गया कि हमको कितने रुपए अधिक में बेचना चाहिए था जिससे कि 10% का प्रॉफिट होगा। तो पहले जो है हमने दूसरा निकाल लिया कि 6600, उसमें से पहले वाले एसपी को घटा दिया, तो हमारा आंसर आ गया 3180। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था, आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और ना आया हो तो अपने से भी लगा सकते हैं अगर कोई कॉन्सेप्ट है, तो अदरवाइज़ ये मेरा काफ़ी सिंपल है, आपको समझाने में सिर्फ इतना समय गया है। तो अगर एक क्वेश्चन सीखते हैं 10 मिनट में, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक बार अपने से भी सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, संख्या दिया गया है, संख्या जो दिया गया है कि 42 46 93 745 में 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर। देखिए इंग्लिश में दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 9 and 5 इन द नंबर
जो नंबर दिया गया उसी में उस जो है 9 और 5 के बीच का जो डिफरेंस है उसी को फाइंड करना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं, आ भी सकते हैं और सिंपल भी होते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। जैसे प्लेस वैल्यू क्या होता है, वंस, टेंस, यूनिट, थाउजेंड, 10,000, लाख। तो ये जो है इनके यूनिट प्लेस हैं। तो हम सर्च करेंगे कि 9 जो है डिजिट में ये जो संख्या दिया गया है इसमें 9 कौन से प्लेस पे है, वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, मतलब ये होगा कि 90,000 दिया गया है। ठीक, 90,000 हम ऐसे लिख लेंगे, ये हो गया हमारा 90,000। ठीक, 90,000 हो गया। यहाँ पे हम इसको डिलीट कर लेते हैं। अब देखिए 90,000, अब फिर कह रहा है कि 5 का स्थानीय मान, 5 का यूनिट प्लेस यूनिट क्या है। देखिए 5 का यूनिट प्लेस तो यूनिट प्लेस ही है, मतलब 5 है। तो इसमें इसी का डिफरेंस पूछ रहा है, बस हम इतने में से माइनस कर देंगे। देखिए 10 में से 5 गया, 5 हो जाएगा। यहाँ पे 9, 9, 9 और ये 8, क्या आ गया, 89,995। आंसर नंबर क्या होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन सिंपल भी एग्जाम में आपके आते हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर हो जाइए। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थर्ड पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का तीसरा क्वेश्चन हो जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक तांबे की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके ही एग्ज़ाम में आते हैं। CHS का अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर उठा कर देखा हो तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। 11th में भी आते हैं और 9th में भी आते हैं। थोड़ा 9th में और थोड़ा ऐसा ही आता है, थोड़ा सा और कम करके आ जाता है, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं है। इंग्लिश में भी हो जाता है, अ कॉपर वायर व्हेन बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर इनक्लोज्ड एन एरिया ऑफ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ सेम वायर इज बेंड इनटू द फॉर्म ऑफ सर्किल, फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल। लास्ट में हमको एरिया सर्किल की एरिया फाइंड करनी है। तो अब देखिए ये तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। तो इसको जो है हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे और साथ ही साथ आप भी सॉल्व करेंगे अपने से। ठीक है, तो पहले हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए एक बार क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक तार है जिसे मोड़कर पहले वर्ग बनाया गया। ठीक, पहले वर्ग बनाया गया मतलब स्क्वायर बनाया गया, जिसका क्षेत्रफल, जिसका एरिया 121 सेंटीमीटर दिया गया था। फिर बोला जा रहा है उसी तार को मोड़कर, जो स्क्वायर बनाया गया था उसी को मोड़कर फिर सर्किल बना दिया गया, वृत्त बना दिया गया। तो उसी वृत्त, उसी सर्किल का क्षेत्रफल, उसी का एरिया पूछ रहा है। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम सॉल्व करेंगे इसको। देखिए पहले दिया गया है, पहले तार को क्या मोड़ रहा है, स्क्वायर के फॉर्म में मोड़ रहा है। तो जिसका क्षेत्रफल, जिसका एरिया 121 सेंटीमीटर गया तो दिया गया है, तो पहले हम क्या करेंगे, जो है स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक, एरिया ऑफ स्क्वायर। देखिए हिंदी वाले भी समझते रहेंगे, हम हिंदी में लिखेंगे नहीं, बोल दे रहे हैं, बोल देंगे। उसका आप वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। आपको पता है कि भुजा का स्क्वायर होता है इंग्लिश में, जिसे साइड का स्क्वायर कहते हैं। हिंदी वाले भी समझेंगे, उसे भुजा का स्क्वायर। आपको पता होगा कि जो है वर्ग का क्षेत्रफल जो है भुजा का स्क्वायर होता है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है इसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर दिया गया है, इक्वल टू भुजा का स्क्वायर। ठीक, साइड का स्क्वायर। तो अब देखिए ये इधर जाके रूट हो जाएगा, तो साइड जो है क्या आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा क्योंकि 11 का स्क्वायर है। तो हमको ये पता चल गया कि स्क्वायर का जो एक साइड है वो 11 सेंटीमीटर का है। तो अक्सर देखिए हम लोग मेंसुरेशन जो वॉल्यूम चैप्टर पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि जब किसी गोले को गलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है, तो हम उसका वॉल्यूम निकालते हैं। बट यहाँ पे एरिया दिया गया है, तो हम यहाँ पे जो है उसको देखिए मोड़ कर फिर क्या सर्किल बनाया जा रहा है। तो उसी वायर का, तो हमको यहाँ पे वॉल्यूम वहाँ निकालते हैं, यहाँ हम सरकमफ्रेंस निकालेंगे। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस सर्किल का निकालेंगे। उससे पहले क्या निकालेंगे, हमको तार जो है उसकी चारों भुजा हमको पता करना पड़ेगा, जो कि स्क्वायर बनाया गया है। तो हम पहले क्या करेंगे, एक साइड हमको पता चल गया, तो तार की जो है लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या होगा, तार की लंबाई, लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, आप हिंदी वाले भी समझेंगे, लेंथ ऑफ वायर, तार की लंबाई। तो देखिए एक साइड, अगर स्क्वायर की एक साइड 11 है तो चारों साइड क्या हो जाएगा, 4 × 11 कर देंगे, तो 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमको क्या पता चल गया, स्क्वायर का एक साइड पता था, उससे हेल्प से हमने उसका पूरा चारों साइड का
हमने क्या हुआ उसका एरिया निकाल लिए। अब क्या होगा, अब जो है हम इसी के हेल्प से अगर देखिए इसका 44 सेंटीमीटर हम निकाल लिए तो यही 44 जो है वृत्त का परिधि जिस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल के बराबर है, यही 44। ठीक, तो अब देखिए हम आगे चलते हैं। तो देखिए अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो है सॉल्व करेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। ठीक, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। ठीक, लेंथ ऑफ वायर मतलब वृत्त की परिधि बराबर तार की लंबाई, क्योंकि तार की ये जो हमने निकाला है चारों साइड, इसको इसी का जो तार की हमने लंबाई ज्ञात कर ली 44 सेंटीमीटर, इसी को मोड़ कर तो सर्किल बनाया जा रहा है। तो जो 44 आया है वही तो तार का सर्कमफ्रेंस होगा, उसी को तो मोड़ कर गोला बना दिया गया होगा। तो देखिए हमको पता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल हमको पता है कि 2πr होता है। 2πr इज इक्वल टू लेंथ दिया गया है, हमने निकाला है 44, यही 2πr के बराबर ही 44 होगा, क्योंकि उसी तार को मोड़कर सर्किल बना दिया गया है। तो अब दिया गया है वैल्यू में, उसकी पाई की वैल्यू हम 22/7 वैल्यू यूज करेंगे, और आर इसी की हेल्प से हम जो है ये आर निकालने के लिए ही कर रहे हैं, जिससे कि हम एरिया फाइंड कर पाएँ। इक्वल टू 44, तो देखिए 22 से कट जाएगा ये 2 बार में, 22 दूना 44 होता है, तो कट गया, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो मतलब r इज इक्वल टू क्या पता चल गया हमको कि r जो है कि लेंथ जो है 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, हमको ये पता चल गया। अब देखिए इसी की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, अब एरिया ऑफ सर्किल। ठीक, एरिया ऑफ सर्किल, तो देखिए एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, 2πr² होता है। तो हम पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, r की वैल्यू हमने फाइंड की है 7 × 7 होगा, 7 से एक 7 कैंसिल होगा, और 22 का गुणा 7 में करेंगे तो 154 हो जाएगा। ठीक, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और एक बार हम फिर से पूरा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन यही था कि एक तार था जिसे मोड़कर स्क्वायर बना गया, जिसका लेंथ दिया गया, क्षेत्रफल दिया गया था एरिया 121 सेंटीमीटर, फिर उसी को मोड़कर जो है वृत्त बना दिया गया, सर्किल बना दिया गया। तो उसी सर्किल का जो है स्क्वायर एरिया पूछ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, इस एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक, एरिया ऑफ स्क्वायर पता है हम लोग को, साइड के स्क्वायर होता है, भुजा के स्क्वायर, इसके हेल्प से हमने एक साइड स्क्वायर की निकाल ली 11 सेंटीमीटर। अब जो है इसी के हेल्प से जो है हमने स्क्वायर के तार जो है स्क्वायर का चारों साइड निकाल लिया, जो कि तार की लंबाई है जो कि 44 सेंटीमीटर है, और यही 44 सेंटीमीटर जो वायर की लंबाई है, यही जो है सर्किल की सर्कमफ्रेंस होगा। ठीक है, वृत्त की परिधि होगा। ठीक, तो आगे देखते हैं। तो अब देखिए वही हमने किया, इक्वल टू कर दिया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2πr, ये हम इसलिए कर रहे हैं जिससे हेल्प से हमको r मिल पाए, जिससे हम एरिया ऑफ सर्किल निकाल पाएँ। तो इसलिए हम ये कर रहे हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर 2πr इक्वल टू 44 के बराबर है, जिससे हम r की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब r की वैल्यू पता चल गया तो हम एरिया ऑफ सर्किल πr² होता है, पाई की वैल्यू 22/7 रख दिए, और r की वैल्यू 7 × 7 कट गया, आंसर हमारा आ गया 154। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो हमने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर नंबर जो करेक्ट हो जाएगा वो ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 154 इज़ ए करेक्ट आंसर। हम आगे चलते हैं। देखिए ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं कि अगर आप थोड़ा समय देकर सीख लेंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर पाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आज का 4th नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में एक शायद पूछा भी गया था, थोड़ा सा चेंज था। तो देखिए दिया गया है a - a/1/a = 1, तो a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा होता है। देखिए ऐसे जो है पहले जो गिवन होता है उसी को हम पकड़ते हैं, उसी के हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दिया क्या गया है, गिवन जो दिया गया उसे हम लिख लेते हैं, 1 - 1/a = 1 दिया गया, बस यही दिया गया। अब इसी की हेल्प से हम जो है ये गिवन जो हमको फाइंड करना है वो हम पता कर लेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बस इतना करेंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए करेंगे तो a - 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो अब क्या करेंगे, इसको देखिए फार्मूला में ब्रेक कर दिए, a - b का होल स्क्वायर। आपको तो बचपन से रटते हुए हम लोग आ रहे हैं। फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ab देखिए कट जाएगा, देखिए ये 2 ही बचेगा, आपको दिखाने के लिए कर देते हैं। 1/2ab होता है, a से a देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। इसलिए हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पे 2 होगा, ठीक, इक्वल टू 1 हो गया। अब देखिए ये 2 जो है इधर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आके इधर 3 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3। बस वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो आंसर नंबर बी जो है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 3, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। देखिए इसमें दिया गया है 4/5, 2/3 और 5/7 का लसा ज्ञात कीजिए, मतलब एलसीएम फाइंड करना है आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्लास 9th में देखिए आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं, अगर इसका आपको रूल पता है कि कैसे क्या करना होता है तो आप कर पाएंगे अच्छे से, आपके सिलेबस में भी है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जब एलसीएम पूछे तो जो नॉमिनेटर में होता है उसका एलसीएम निकालते हैं और जो डिनोमिनेटर में होता है उसका एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे आप याद कर लीजिए कि न्यूमरेटर जो है इसका एलसीएम, अगर एलसीएम बोले कि एलसीएम हमको फाइंड करना है तो नॉमिनेटर का जो पूछे उसका ऊपर वाले को वही निकालना है। एलसीएम अगर पूछ रहा है तो ऊपर वाले के एलसीएम और डिनोमिनेटर का जो है आपका एचसीएफ निकालना है, यही आपको निकालना है, ठीक। तो अब हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो काफ़ी देखिए अच्छा क्वेश्चन है, अब इसको हम तुरंत फट से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दिया क्या गया है, पहले हम लिख लेते हैं। 4/5 दिया गया है, 2/3 दिया गया है एंड 5/7 दिया गया है। तो हम पहले ऊपर वाले को लिख लेते हैं जिसका हमको पहले एलसीएम निकालना है। तो ऊपर वाले का हम नॉमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। तो 4, 2, 5 का एलसीएम निकालना है और जो नीचे दिया गया 5, 3, 7 का हमको एचसीएफ फाउंड करना है, ठीक। इसी को बस सॉल्व करके जैसे नॉमिनेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में रख देना। तो देखिए एक चीज़ आपको ट्रिक बताऊंगा बहुत अच्छा, एलसीएम आपको इस वाले रूल से एलसीएम निकालना आप भूल जाएंगे, ठीक। कैसे, देखिए 5, 2 और 4 दिया गया है। तो देखिए जब एलसीएम निकालना हो तो जो भी सबसे बड़ी वाली संख्या हो उसका टेबल ऐसा पढ़िए कि जो है उससे छोटे जो 2 हैं उससे वो इजीली कट जाए। देखिए 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 10 कट रहा है, 4 और 2 से नहीं कट रहा है, 5 3 जा 15, 15 जो है 5 से तो कट रहा है बट 2 से नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा है, बट 5 4 जा 20, 20 5 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। इसका मतलब इसका एलसीएम 20 हो जाएगा, ठीक, 20 हमको पता चल गया। आप ऐसे भी करके फाउंड कर सकते हैं, वो तो बचपन वाला मेथड है, बट हमको स्मार्ट बनना है, एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करना है तो ऐसे ही करेंगे। जो एलसीएम पूछा जाए उसमें जो सबसे बड़ी डिजिट हो उसका टेबल ऐसा पढ़िए कि जो है उससे सारे डिजिट ईजिली कट जाएँ, वही उसका एलसीएम होगा, ठीक। और अब एचसीएफ बोला जाए तो एचसीएफ तो देखिए 5, 3 और 7 के एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें एक भी आपको कॉमन नहीं मिलेगा, कोई भी डिजिट कॉमन नहीं मिलेगा, इसलिए इसका एचसीएफ 1 आएगा। तो कह सकते हैं अगर इसका पूछा जाए तो 20/1 इक्वल टू मतलब 20, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20। देखिए बी पे टिक भी लगा और इसका आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 20, ठीक। अगर एचसीएफ यहीं पूछता है, यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ तो आप ऊपर वाले का जो है एचसीएफ निकालते, ठीक। ऊपर वाले का नॉमिनेटर का एचसीएफ निकलता और डिनोमिनेटर में जो है उसका एलसीएम निकालते, ठीक। तो अगर यहाँ पे एचसीएफ पूछता तो अगर इसका आंसर 1/20 होता, ठीक, 1/20 होता अगर एचसीएफ पूछता, बट यहाँ पे एलसीएम पूछा गया तो इसका आंसर नंबर 20 होगा, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इस वीडियो का लास्ट भी क्वेश्चन होगा, क्योंकि इस सेट में हम क्वेश्चन तो कम कर पाएँ लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमने पढ़े हैं जो एग्ज़ाम में आने के 90% चांसेस है। आपको समझाना पड़ा, इसके वजह से समय ज़्यादा लगा और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। और ये भी एक अच्छा है कि अगर कम ही क्वेश्चन पढ़ें बट सॉलिड पढ़ें, कुछ और पढ़ने के बजाय स्मार्ट एजुकेशन में ये भी एक पार्ट है, कम पढ़ो बस अच्छा पढ़ो, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है आपके एग्ज़ाम 9th के लिए और 11th के लिए भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा है, बट इतने अच्छे मेथड से बताऊंगा कि आपको इजीली आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के, क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी एक चीज़ में मिसिंग हो गया, मैं एक सेकेंड रुकता हूँ। हाँ तो देखिए क्वेश्चन ये है, थोड़ा एक मिस हो गया था, इसमें वर्ड ही नहीं 4/5 ही नहीं लिखा गया था। कह रहा है एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल के 4/5 चाल से चलने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। देखिए स्पीड एंड टाइम का क्वेश्चन है, देरी से पहुंचता है, उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय कितना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हाई कंपटीशन एसएससी जैसे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है और आपके सिलेबस क्वेश्चन है। देखिए इंग्लिश में हो जाता है, ट्रेवलिंग एट 4/5, देखिए यहाँ पे इसमें भी मिस हो गया, 4/5 होगा यहाँ पे। 4/5 स्पीड यूजली 15 मिनट लेट, व्हाट इज़ द यूजुअल टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस। देखिए 4/5 हिंदी से देख लीजिएगा आप लोग। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन वेरी सिंपल होते हैं। मैं एक फार्मूला लिखवा रहा हूँ, उस फार्मूला में वैल्यू रखिए, फाइंड हो जाएगा। देखिए तो सामान्य चाल पूछ रहा है, मतलब वास्तविक चाल पूछ रहा है, ठीक। तो वास्तविक चाल, वास्तविक समय बराबर x/x-y इंटू टी, ठीक। टी मिनट होता है इंटू टी, यही फार्मूला है, ठीक। वास्तविक समय, यही सामान्य चाल भी कह सकते हैं इसको, या सामान्य भी लिख सकते हैं, सामान्य समय बराबर x/x-y। यहाँ पे x क्या है, यही वैल्यू जो दी गई है, ठीक, 4/5। तो देखिए x के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, और x-y मतलब 4 मतलब ये अंतर, ये वाला सिंबल लगेगा, ठीक। ये वाला सिंबल आप समझ रहे हैं, ऐसे मतलब अंतर का मतलब जो बड़ा होता है वो आगे होता है। 5 - 4 इंटू कितना लेट हो रहा है, 15 मिनट इंटू 5। देखिए माइनस कर देंगे, डिनोमिनेटर 5 में से 4 चला गया 1, तो बचा क्या नोमिनेटर में 4 इंटू 15 इज इक्वल टू क्या आया, 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 आवर। तो आंसर क्या करेक्ट हो गया, ऑप्शन में दिया गया बी 1 आवर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो बस आप ये फार्मूला तैयार कर लीजिए, वास्तविक समय या सामान्य समय बराबर x/x-y इंटू टी। एक्स जो है वो डिनोमिनेटर और y जो है डिनोमिनेटर, वैल्यू पुट करके सॉल्व करके t की वैल्यू जितना दिया गया है, जितना देर से पहुंच रहा है 15, सॉल्व करिए, आंसर आ गया। तो देखिए कितना क्वेश्चन अच्छा था। तो यहीं पे हम अपना आज वीडियो समाप्त करते हैं। काफ़ी क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं हो पाया, बट सॉलिड क्वेश्चन हमने कर लिए थे इसमें। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। तो प्लीज़ अपना रिव्यू हमको दीजिएगा। हमारा चैनल एक बार नॉलेज पॉइंट प्लीज़ याद रखिए, सब्सक्राइब करिए। हम आपके CHS के लिए काफ़ी मेहनत से प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जितना आप मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम मेहनत कर रहे हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अगर आपका कोई दोस्त फ्रेंड भी पढ़ता है CHS के लिए तो उसे भी शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और जो भी कमेंट करना हो, अच्छा लगा, बुरा लगा, या क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो, हमसे हो गई हो, तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं, क्योंकि कमेंट का पार्ट है अच्छा बुरा दोनों। तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर कोई टॉपिक भी पढ़ना चाहते हैं हमसे तो वो भी आप मैसेज करके बता सकते हैं, तो हम इजीली आपको वो टॉपिक पढ़ा देंगे। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।